जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी का प्रीवियस ईयर का है। देखिए, आप सभी लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी कैडेट CUET, उसके बाद आपका BCSC हो गया, उसके अलावा हमारा MP पेट हो गया, तो कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो डोंट वरी, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है बाजरा, चौथा है मक्का। तो जस्ट वेट, मैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी ऑप्शन। जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है वो हमारी चावल है। इसके अलावा हमारे दूसरे नंबर पर गेहूं है। फर्स्ट नंबर पर हमारी अनाज है, अनाजों में हमारी चावल है, और दूसरे नंबर पर हमारी बाजरा है। ओके, यह हमारी अनाजों में मुख्य फसल है। ओके, नेक्स्ट है सवाल है कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है, यह हमारा है 70%। ओके, 70% मूंगफली में दाने पाए जाते हैं। थर्ड नंबर सवाल दिया है इसमें कि गेहूं प्लस सरसों की सफसली खेती के लिए संस्कृत कतारों का अनुपात कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 5:1, और चौथा ऑप्शन है 9:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि 9:1। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, वह फसलीय प्रणाली, ओके, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतीहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती है, तो वह हमारी कौन सी फसल कहलाती है, वह हमारी क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है वनवर्धन, जिसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। दूसरा है कृषि वानिकी, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तीसरा है वृक्ष संवर्धन, ओके, जिसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा हमारी हो गया डी ऑप्शन, जिसे ले फार्मिंग बोलते हैं, ले खेती को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि ले फार्मिंग। तो वह फसली प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाते हैं, यानी कि हम जो जैसे धान हो गया, धान के साथ साथ हम जब चारागाह वाली फसल जो होती है उसको भी हम उगा देते हैं, तो उसको हम ले फार्मिंग या फिर ले खेती कहते हैं। ओके, अगला सवाल है, जस्ट वेट। अगला सवाल है 25 नंबर पे कि अनानास फल का खाए जाने वाला भाग का हिस्सा कौन सा है? ओके, यानी अनानास फल का खाए जाने वाला हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है बीज कोश, दूसरा है मध्य फल वित्ती, तीसरा है मांसर थैलेमस, और चौथा है मांसर एरिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बीज कोश। जो अनानास होता है इसका खाए जाने वाला भाग जो है वो बीज कोश है। ओके, चलिए ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। अगला है 26 नंबर पे कि पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है उन्हें सांस लेने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा है उन्हें प्रकाश उन्हें आकर्षित करता है। तीसरा है प्रकाश उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। चौथा ऑप्शन है कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती है। तो आप लोग गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिकाएं जो होती हैं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती है। ओके, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है कि वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो पहला है ऑक्सीबायोटिक, दूसरा है कार्बन बायोटिक, तीसरा है अमीनो बायोटिक, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑक्सीबायोटिक। जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग तो वही जो बाहर वाले भाग होते हैं। तो वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको हम ऑक्सीबायोटिक नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि वाष्पोत्सर्जन है, तो पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है भूजल की कमी, तीसरा है पौधों से वाष्पीकरण, या फिर जल का वाष्पीकरण, या फिर जल का वाष्प होना, पौधे की सतह से जल की हानि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग गेस कीजिए। हमारा वाष्पीकरण, ये भी हमारा कुछ सही लग रहा है। भूजल की कमी, ये तो होगा नहीं। तीसरा है हमारा पौधों से वाष्पीकरण, तो पौधों से वाष्पीकरण ये भी थोड़ा बहुत लग रहा है। ओके,
और चौथा है पौधों की सतह से जल की हानि। तो आप 3 में से गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पौधों की सतह से जल की हानि। देखिए पौधों से वाष्पीकरण का मतलब क्या, वाष्पीकरण तो क्या वाष्पीकरण हो रहा है। ओके, तो वाष्पीकरण का मतलब ये नहीं कि मतलब वाष्पोत्सर्जन हुआ हो गया। जब पौधों की सतह से जब जल की हानि होगी तभी वो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। अगला सवाल है कि संकर धान बीज किस विधि से पैदा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है 1 लाइन विधि, दूसरा है द्विलाइन विधि, तीसरा है 3 लाइन विधि और चौथा है 4 लाइन विधि। तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 लाइन विधि, जैसे हम R लाइन मेथड बोलते हैं। ओके, अगला है हमारा इस नंबर पर कि निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। पहला है उभय लिंगाश्रय, दूसरा है निमीलित परागण, तीसरा है स्त्री पूर्वता और चौथा है पुंपूर्वता। तो इसमें कूट दिया है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। देखिए कितना हार्ड थोड़ा सवाल, डिफिकल्टीज का लेवल देखिए कितना ज़्यादा कर दिया है। अब इसमें कूट में क्या दिया है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा है पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा है पहला तीसरा और चौथा सही है, और चौथा है दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी पहला तीसरा और चौथा सही है। अब देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहले में हमारा आ जाएगा उभय लिंगाश्रय, तीसरे में आ जाएगा स्त्री पूर्वता, चौथे में आ जाएगा पुंपूर्वता। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 3 ऑप्शन इसमें राइट है और जो दूसरा नंबर है ये गलत है। ओके, चलिए और हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला है बीज रहित फल, जिसे हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट बनने को कहा जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब फल में बीज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उस फल को। पहला है हर्कोगैमी, दूसरा है पार्थिनोकार्पी, तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस, चौथा है मॉर्फोजेनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है बी ऑप्शन, यानी पार्थेनोकार्पी। ओके, अगला है सवाल दिया है 32 नंबर पर कि वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं कहलाते हैं। पहला है प्रभावी जीन, दूसरा है अप्रभावी जीन, तीसरा है रूपांतरित जीन और चौथा है द्विक जीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ए ऑप्शन, प्रभावी जीन, यानी कि वह जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को दमन करता है या फिर उसके स्ट्रेस को कम कर देता है, यानी उसके प्रभाव को कम कर देता है और अपना प्रभाव जाहिर कर देता है, तो उसे हम प्रभावी जीन बोलते हैं। तीसरा 33 नंबर पर सवाल इसमें दिया है कि जीन के लिए जीन परिकल्पना, यानी कि जीन हाइपोथेसिस फॉर जीन है जो है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है, दूसरा है ग्राही जिसे बोलते हैं सस्पेटिसल, पौधे में रोग उत्पन्न न होना, तीसरा है रोग रोधिता का प्रभावी जीन द्वारा निर्धारित होना और चौथा है यह परिकल्पना अमान्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी कि परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए और रोगजनक में एक विशेष उग्रता जिसे बोलते हैं विरुलेंस जीन होता है। अगला सवाल है एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होती है। अब इसमें पूछा है थोड़ा बायोलॉजी का सवाल इसमें दिया है घुमा फिरा कर। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है, पहला है 2n-1, दूसरा है 2n+1, तीसरा है 2n+2 और चौथा है 2n+3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, यानी कि 2n+1। ये हमारा एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या है। ओके, 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब पकड़ के चलिए n = हमारा है 12, ठीक है। उसके बाद 2n हो गया कितना 24 प्लस ये 25, ठीक है। यानी कि टोटल जो हो गया एकाधिसूत्री जो व्यक्ति हैं जिसमें डिसीज होते हैं, जो कि बोले तो उनमें कुपोषण का शिकार हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो पाया जाता है 49। ओके, तो इस प्रकार से वो हमारे एकाधिसूत्री व्यक्ति होते हैं। 35 नंबर पर दिया है सवाल कि समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है।
पहला है सोमेटिक कोशिका, दूसरा है जन्म कोशिका, तीसरा है गुच्छोत्तर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है ए ऑप्शन, वो हो जाता है ए ऑप्शन, यानी कि सोमेटिक कोशिका। जो समसूत्री विभाजन होता है यह कोशिका के सोमेटिक भाग में होता है। अगला है 36 नंबर की नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रदूषक, दूसरा है रेडियोधर्मी प्रदूषक, तीसरा है प्लास्टिक प्रदूषक और चौथा उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी ऊष्मीय प्रदूषक। अगला सवाल है कि नीरू मिरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है केरल। तो नीरू मिरू कार्यक्रम है जो है यह हमारा बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, अगला सवाल है 38 पे कि पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है। जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है। तो पहला है फ्री फ्लो ऑरिफिस, दूसरा है सबमर्ज ऑरिफिस, तीसरा है पैराबोलिक वियर और चौथा है कट थ्रोट फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है 38 का, वो हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि सबमर्ज ऑरिफिस। अगला सवाल इसमें दिया है कि जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है बाढ़ सिंचाई में, दूसरा है छिड़काव सिंचाई में, तीसरा है बाढ़ सिंचाई में और चौथा है बूंद बूंद सिंचाई में। तो ध्यान दीजिए, जल उपयोग क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक जो होती है वो हमारी बूंद बूंद सिंचाई में होती है। किस में होती है, बूंद बूंद सिंचाई में होते हैं, नहीं डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाता है। ओके, और सबसे अधिक जो वाटर का लॉस होता है वो बाढ़ सिंचाई में होता है। ओके, और जो छिड़काव सिंचाई होती है बेसिकली ऊबड़ खाबड़ जितने भी क्षेत्र होते हैं उन स्थानों पर छिड़काव सिंचाई की जाती है। ओके, अगला देख लेते हैं 14 नंबर पर दिया है टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो पहला है आर्द्र एवं नम क्षेत्र में, दूसरा है शुष्क क्षेत्र में, तीसरा है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है बी, यानी शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हम टपक सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टपक सिंचाई में हमें कम वाटर की रिक्वायर्ड होती है। ओके, अगला है 41 पे कि अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो पहला है 1950, दूसरा है 1960, तीसरा है 1956 और चौथा 1965। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि 1960। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।